वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, सोशल साइंस की क्लासेस तो हर दिन होता है, चाहे आपका संडे हो कोई भी दिन हो। तो इसलिए आपको एक काम करना है कि पुरानी जो भी क्लासेस हैं आप उसको भी एक बार देखते रहिएगा। इससे क्या होगा कि आप साथ साथ में पढ़ते भी रहोगे, प्लस पीछे का भी रिवीजन होगा। तो जो लोग पहली बार आए हैं उनको मैं बता देती हूँ, सोशल साइंस की इसके पहले भी जो हैशटैग 4-5 करके मैं डालती हूँ, वो क्या है, वो क्लास का नंबर है। तो आप आइडिया लगा लीजिएगा कि इसके पहले कितनी क्लासेस हो चुकी हैं। आप जरूर देखिएगा, टेलीग्राम में भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं क्विजेज़ वगैरह देती रहती हूँ, कोई भी सब्जेक्ट उससे रिलेटेड। प्लस लिंक वगैरह जो है यूट्यूब का मैं वहाँ पर शेयर कर देती हूँ। तो आप जो है कभी भी फ्री हो बट क्लास जरूर करिएगा। तो चलिए, एसएसटी देखिए 60 नंबर का है और आपको पता है 40 कंटेंट का मतलब पूरा कॉन्सेप्ट होगा, 20 पैडागॉजी होगी। पैडागॉजी इजी इसलिए है क्योंकि पैडागॉजी जो है, चाहे आप एनसीएफ पढ़ें, कोई भी चीज़ जो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड मैंने बताया है, आप उससे पैडागॉजी बहुत आराम से कर सकते हैं। एंड आज जो है, अभी मैंने शाम को ये एनसीएफ की जो क्लास है वो पूरा डिटेल में पूरा अच्छे से क्वेश्चन के साथ पढ़ाया है। तो आप उस क्लास को जरूर देखना, क्योंकि बिना एनसीएफ का सीटेट का एग्जाम नहीं निकलेगा, आपका कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर होगा, क्योंकि एनसीएफ की जो पैडागॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन ना आए आपको वही काम करना है, उसको तुरंत नोट कीजिएगा, क्योंकि आपको याद करना जो है ज़्यादा जरूरी है इसमें। पहला देखिए, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार करें। तो आपको ए, बी, सी पढ़ना है और सही जो है ऑप्शन बताना है। पहला देखिए, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है, शरद ऋतु के संबंध में है। या फिर बी, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। या फिर सी, यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। अब आप बताओ, अगर आप में से कोई भी शरद ऋतु के बारे में पढ़ा होगा तो वो आराम से कर लेगा, बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अगर इसका सही आंसर बता दूंगी, फिर आप क्या करना, वो चीज़ याद रखना। तो सबसे पहले देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, शरद ऋतु के संबंध में पूछा है, तो ये जो ए, बी और सी हैं ये सभी के सभी क्या हैं, गलत हैं। अब आप सोचो, अगर एग्जाम में आ गया तो आप कभी ये नहीं सोच पाओगे कि नहीं, तीनों तो गलत नहीं हो सकता है, दो तो होगा ही सही, भले से एक गलत हो जाए। तो ऐसे ही सीटेड क्वेश्चंस बनाता है। अब आप सोचो कि तीनों पॉइंट ही गलत हो गया। तो जब भी शरद ऋतु के बारे में ये सारी चीज़ें आए, अब आप सोचो कि ये नेगेटिव चीज़ें क्या आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है? यस। क्यों? क्योंकि मान लीजिए शरद ऋतु के बारे में अगर आपको ये चीज़ पता होगा कि ये तो होगा ही नहीं, अगर ऑप्शन में आ गया, तो इसके अलावा जो बचा, भले से आपको वो ना पता हो, आप उसको सही कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आप समझ गए होंगे। तो याद रखिएगा, हमेशा जो शरद ऋतु है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से इसको नहीं जाना जाता है, ना ही ये पवन जो है वो बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, और ना ही जो शरद ऋतु है वो मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो है इसमें राइट आंसर। और इसमें क्या लिखा है, ए भी गलत है, ए, बी और सी सभी के सभी क्या हैं, गलत हैं। तो ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? सुंदरबन डेल्टा वाले से क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है और याद रखना है कौन सा निर्माण करती हैं ये, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं वो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। बस इसको इतना ही अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करो। देखो, एटमॉस्फेयर का लेयर मैंने आपको पिछली क्लास जो एक हुई थी एसएसटी की या फिर ईवीएस की, उसमें डिटेल में मैंने पूरा लेयर एक एक करके बताया था। और मैंने आपको बोला था कि याद रखना है कि ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर स्ट्रेटो होता है, फिर मीजो होता है, फिर थर्मो, ऐसे करके मैंने पूरा अच्छे से बताया है कौन सी लेयर में क्या चीज़ें होती हैं। इसलिए पुरानी क्लास अब जरूर देखना। तो यहाँ पर तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को ही करेंगे, क्योंकि जो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं उन्हें पता होगा। तो आपको वायुमंडल की परत जो है वो पहचान करनी है। ए देखिए, लिखा है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। मैंने ये आपको बताया था कि मीजोस्फीयर जो होता है वहाँ पर उल्कापिंड जैसे ही आता है वहाँ पर जल जाते हैं। बी, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो अब आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, 33 का मीजोस्फीयर ही होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आपको इसका भी आंसर पता है कि उल्का पिंड जो है यहाँ पर आकर जल जाता है, भले से आपको बी वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट इसमें से तो आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मध्य मंडल जिसे बोलते हैं मीजोस्फीयर। तो याद रखिएगा दोनों पॉइंट, ना पता हो तो नोट कर लीजिएगा कि इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ जो है
जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान बढ़ता नहीं है, याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार ऐसे पूछा था कि एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, मतलब लेयर मान लीजिए ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, एक्सो, तो क्या होता है, तापमान बढ़ता है कि घटता है, ऐसे पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हमेशा याद रखना तापमान जो है वो बढ़ता नहीं है, घटता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 मीजोस्फीयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप हिंदी इंग्लिश देख सकते हो। इंसोलेशन आतपन का संबंध है। इंसोलेशन का संबंध किससे है, नहीं पता है तो आज से याद रखना। आतपन का मतलब होता है सूर्य ऊर्जा के साथ, मतलब इसको सोलर एनर्जी बोलते हैं। इंसोलेशन का मतलब क्या होता है, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी आप सभी को पता ही होगा। तो 34 का ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। और ऐसे आपको पता है कि जो SST होती है उसको सबसे, उसमें नंबर लाने का एक ही तरीका है, और वो मैं आपको सच बता रही हूँ क्योंकि वो चीज़ मैंने की है। जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए, ये 1 नंबर ऐसे वाले क्वेश्चंस पैडागोजी छोड़ के, उसको आपको रटना ही पड़ेगा, और एक बार नहीं, आप एक दिन इसको याद कीजिए, ठीक है। अगर आप दूसरे दिन भी आप उसको पढ़ लो, तीसरे दिन भी ऐसे ही पढ़ लोगे ना, तो क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएगा। आपको बार बार ऐसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार उठाओ 10 मिनट पढ़ लो बस। और जिसने ऐसे कर लिया ना, उसको SST में बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे, क्योंकि इसमें ये आपका टाइम बचाता है। आप सोचो, अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप करोगे, करके आगे बढ़ोगे, नहीं पता होगा तो फिर क्या करोगे, तुक्का ही मारोगे और गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, और आप सभी के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, फिर भी मैं देखती हूँ कि आप लोग मतलब देख तो लेते हो 1000 से ऊपर, 1000 से अधिक बच्चे जो हैं वो देखे होते हैं, बट लाइक्स जो है वो केवल या तो 100 रहेगा या 200। एटलीस्ट आप ये तो सोचिए कि आप सभी के लिए इतना अच्छा कंटेंट लेकर आती हूँ, आप सभी के काम की चीज़ें हैं, जिससे आपका सीटेट निकलेगा। तो बस एक जो है लाइक करने से बस एक ही चीज़ होती है कि मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन आता है कि हाँ, जो मेहनत कर रही हूँ वो जो है आप सभी के काम आएंगी और आपको पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, आपका ही इसमें बेनिफिट होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको मिलान करना है। शंकुधारी वन है, भूमध्य सागरीय वनस्पति है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, एंड शीतोष्ण सदाबहार वन है। और मेरी बात मानना, ये क्वेश्चन इसमें से आपको जरूर देखने को मिलेगा, और चाहे आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पेपर उठा लेना, कोई भी उठा लेना, कि उसमें इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा हो, कोई ना कोई इसमें से ऑप्शन जो है वो आपको देखने को जरूर मिलेगा। और अगर आपने इसमें से 2 ऑप्शंस को भी अच्छे से याद कर लिया तो आप क्या करोगे, एलिमिनेट कर लोगे इस ऑप्शन से, और यही सबसे बेस्ट तरीका है। 4 नहीं पता है तो एटलीस्ट 3 तो याद कर लो, जिससे कि इसमें A और B मिलाकर ही आप सारा आंसर अपना निकाल लो। यही होता है पेपर करने का तरीका। बट मैं आपको पूरा बताऊंगी और आपको इसको नोट करना है। तो देखिए 35 का जो है शंकुधारी वन, अब जिसे पता होगा कि शंकुधारी जो वन है वो क्या होते हैं, जो कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं वो होते हैं सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज। मतलब ए का क्या होगा, तीसरा होगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिए नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष। तो शंकुधारी वन ये समझने वाला नहीं है, आपको शंकुधारी वन लिख के इसको सामने नोट करना होगा। यहाँ पर देखिए आपको नहीं दिख पा रहा हो तो प्लीज़ यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा। शंकुधारी वन क्या है, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष। अब देखो ए का तीसरा मिल गया, अब ऑप्शन से देखो कैसे करना है। आप देखिए कि ए का तीसरा कहाँ कहाँ पर नहीं है, पहले में बिल्कुल भी नहीं है, 4 में भी नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो देखो आपके ऐसे ही खत्म हो गए। अब 2 बचा है 2 और 3, ये भी आराम से हो जाएगा। कैसे, भूमध्य सागरी जो वनस्पति है, ठीक है, उस भूमध्य सागरी वनस्पति को क्या बोलते हैं, तो वो है 4 महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा। यहाँ पर देखिए मेडिटेरियन जो वेजिटेशंस होते हैं उसको वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो हमको क्या पता चला कि ए का होगा तीसरा और बी का होगा, देखो ए का होगा तीसरा और बी का होगा चौथा। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है, तो देखिए पहले में दूसरे में ए का तीसरा है, बी का चौथा है, और तीसरे में देखिए ए का तीसरा है और बी का दूसरा है। तो ये गलत हो गया, क्या बचा, बस 2 ऑप्शन से ही आपने सही कर लिया। इसलिए जो है ये आपको पूरा याद करना होगा। पूरा याद कर लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा कि अगर इन चारों में से कोई 2 भी पूछ लिया तो आप आराम से कर लोगे। तो देखिए मैंने आपको बता दिया। अब देखो सी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसका क्या होगा, ये दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो हार्डवुड ट्रीज होते हैं। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि उष्णकटिबंधीय का मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे गर्मी हो तो वहाँ पे जो ट्रीज होंगे वो क्या होंगे, हार्डवुड होंगे। तो सी का हो गया। दूसरा
एंड डी बचा है शीतोष्ण सदाबहार वन, मतलब जो टेम्परेट एवरग्रीन ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, और ये कई बार पूछा हुआ है डी वाला, इसका याद रखिएगा, ये महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। तो आप मेरे एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। या फिर मैं एक काम करती हूँ, इसका एकदम क्लीन जो है ऐसे पेयर कर देती हूँ। देखिए शंकुधारी वन जो है इसका क्या होगा, ए का होगा, ऑप्शन नंबर 2 है इसमें, राइट है। ऐसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका है नरम जो है कास्ट वाले वृक्ष हैं। भूमध्य सागरी जो वनस्पति है इसका क्या होगा, इसका है महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा। सी देखिए उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन, इसका है दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष। एंड शीतोष्ण का जो बच गया ऑप्शन नंबर 1, बस हो गया। ऐसे ही आपको इसको लिख कर रटना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट एक बार पढ़ लेना आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। दिए गए कथनों पर ध्यान दो और सही जो विकल्प है उसका चयन करो। पहला देखो लिखा है सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था, या फिर बी सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां जो है वो दर्शाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, अभी जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें भी ये ऑप्शन 1 पूछा हुआ था। इसके दोनों के दोनों सही हैं। सबसे पहले जो सहारा रेगिस्तान होता है वो एक टाइम ऐसा था जब वहाँ पर हरा भरा मैदान था। दूसरा कि जो सहारा की गुफाओं से जो प्राप्त चित्र हैं उसमें क्या क्या है, नदियाँ हैं, मगरमच्छ है, हाथी है, शेर है, पशु है तथा बकरियां ये दर्शाते हैं। तो दोनों ही राइट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आ गया डॉल्फिन। डॉल्फिन से रिलेटेड है। डॉल्फिन के बारे में दिए गए आपको ये तीनों कथनों को पढ़ना है और उसमें बताइए कि सही कौन सा है। तो देखिए पहला है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है। तो यस, अलवड़ का मतलब क्या हुआ, जो डॉल्फिन्स आर फाउंड, यहाँ देख लीजिए, इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये अलवड़ जल मतलब जिसमें सॉल्ट ना हो, नमक ना हो, प्योर हो, उसे बोलते हैं अलवड़। फ्रेश वाटर हो जिसे बोलते हैं फ्रेश वाटर, याद रखिएगा। तो क्या उसमें पाई जाती है ये। बी डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। ये तो आप सभी को पता होगा कि डॉल्फिन जो है वो कहाँ पर है, बिहार में है। बी भी सही हो गया। सी देखिए डॉल्फिन को उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, एंड दिस इज राइट। ए, बी और सी जो है इसमें तीनों के तीनों सही है। तो 37 का होगा 1। और ये डॉल्फिन से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। बस इसमें बहुत कुछ नहीं करना है। सबसे पहले याद रखना कि ये जो है फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में। दूसरा डॉल्फिन कहाँ पर है, बिहार में है, मतलब वहाँ पर जो है डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में स्थित है। एंड तीसरा डॉल्फिन की उपस्थिति, जहाँ पर भी डॉल्फिन होता है उससे उस जल की जो शुद्धता है उसका पता चलता है। तो बस इतना आसान है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है। देखिए बायोगैस का आपको पता होना चाहिए, इसमें क्या क्या होता है, मीथेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये पॉइंट याद कर लेना एकदम अच्छे से, क्योंकि ये पूछेगा आपसे। अब ये देखो संसाधन से है, रिसोर्सेज से क्वेश्चंस कई बार पूछा है और घुमा फिरा के पूछता है। तो हम एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। रिसोर्सेज मतलब संसाधन के बारे में देखो 2 कथन दिया हुआ है, और इस बार क्या हुआ ना कि सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा थे, जिसमें एक कथन दे दिया जाएगा या फिर ऐसे 2 ऑप्शंस बना देंगे, फिर नीचे भी आपको मिलान करना है। तो ये इसलिए थोड़ा सा ये टफ हो जाता है। पहला है कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं, ऑल रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। क्या ऐसा सच में होता है कि जितने भी संसाधन हो सबका कुछ ना कुछ प्राइस होता है? बिल्कुल भी नहीं। सारे रिसोर्सेज का प्राइस हो, ये अगर यहाँ पर लिख देता कि कुछ संसाधनों का ही केवल जो है वो इकोनॉमिक वैल्यू होता है तब ये सही होता। यहाँ पर इसने ऑल कर दिया, मतलब सबका ही बोल दिया, इस वजह से ये गलत है। बी समय और प्रौद्योगिकी मतलब टाइम एंड टेक्नोलॉजी 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। यस, टाइम और जो टेक्नोलॉजी है वो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि चेंज कर सकते हैं सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। तो ये बी भी एकदम, बी जो है सही है और ए गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। आप ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताती हूँ ना, अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो आप एक काम जरूर करना, आप एक बार वीडियो को जो है वीकली 2 से 3 बार देखते रहना। एक बार अच्छे से देख लो तो दूसरी बार जो है आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चंस का मेरे बताने से पहले ही आंसर आप बता दोगे।
और एक बार मुझे इसमें स्कोर बताना कि कितना आप अपने आप से कर पा रहे थे। तो देखिए 40 क्वेश्चंस कि निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत मतलब कन्वेंशनल सोर्स का समूह इसमें बनाया है और आपको पहचानना है। तो एक बार अपने दिमाग में रख लेना कि कन्वेंशनल सोर्स किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं खनिज तेल को, ऑयल को बोलते हैं, नेचुरल गैस मतलब प्राकृतिक गैस, एंड ईंधन मतलब फायरवुड, इनको क्या बोलते हैं, इनको कन्वेंशनल सोर्स या फिर परंपरागत स्रोत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करना है। ये क्या है, ये है वर्गीकरण का आधार मतलब क्लासिफिकेशन बेसिस है, और ये क्या है, रिसोर्सेज टाइप है मतलब संसाधन के प्रकार हैं। तो अब आपको इससे मिलान करना है। कैसे मिलान करोगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो विकास व प्रयोग का स्तर है मतलब लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। उसके बाद से उद्गम, ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन हुआ है। सी डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। एंड स्टॉक मतलब भंडार। तो अगर आपको इसमें से एक भी आएगा तो भी आप इसको आराम से कर लोगे। सबसे पहले देखो कि जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है या फिर एंड यूज़, उसका क्या हो सकता है, क्या वो एक्चुअल एंड पोटेंशियल है, या फिर वो जैव और अजैव है, या फिर वो यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड है, या फिर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जिसे आप रिन्यू कर सकते हैं, एंड अनवीकरणीय जिसे हम नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका एक अगर आपको पता है तो मान लीजिए ये ए है, इसका क्या होगा राइट आंसर, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर मतलब पहला होगा कि जो विकास है और वह प्रयोग का जो स्तर है वो क्या है, वो वास्तविक भी है और संभाव्य भी है मतलब एक्चुअल एंड पोटेंशियल। तो मान लीजिए अगर आपको ए का फर्स्ट मिल गया, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, ए का फर्स्ट है, ठीक है, तो आप ऑप्शन में देखो कि कहाँ कहाँ ए का मिल रहा है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है ना कि आपको चारों आए। आपको अगर एक भी आ रहा है तो आपको तो एग्जाम में अपना एग्जाम क्लियर करने से मतलब है, तो एक भी आए तो भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसका होगा 1। देखो ऑप्शन में इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, बताओ तीनों के तीनों कैंसिल, आपका ऑप्शन मिल गया। बस ऐसे ही करना है, आपको अपना स्मार्ट दिमाग यूज करना है। आप ये वहाँ पर ये बिल्कुल भी मत करना कि चारों मिला लो फिर ऑप्शन देखना, ऐसे आपका टाइम वेस्ट होगा। एक अगर आपको एकदम कंफर्म लग रहा है तुरंत ऑप्शन में आओ, 3 गलत हैं इसको सही करो और आगे बढ़ो, ऐसे ही करना है। तो देखो पता चल गया, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। मतलब जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज है वो क्या है, एक्चुअल एंड पोटेंशियल है। ओरिजिन का क्या होगा, बायोटिक एंड ए बायोटिक। ये देखिए एकदम सामने सामने ही लिखा है, ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन बनाया ही था इसलिए कि आप एकदम सामने सामने वाला एकदम बढ़िया से बना के रखा है, और आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि कोई ये नहीं सोचेगा कि ऐसे सामने सामने भी हो सकता है। ओरिजिन, बायोटिक एंड ए बायोटिक। डिस्ट्रीब्यूशन इसका कैसे होता है, एक तो सर्वव्यापक होता है और दूसरा लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड मतलब लोकल वगैरह में जो आसपास के जो लोकल एरिया होते हैं वो, और दूसरा सर्वव्यापक एंड स्थानिक। स्टॉक इसका क्या होता है, स्टॉक जो है वो रिन्यूएबल होता है एंड नॉन रिन्यूएबल मतलब नवीकरणीय एंड अनवीकरणीय। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। और याद रखना ए का पहला है, बी का दूसरा है, और सी जो है उसका तीसरा है, और डी जो है इसका चौथा है। एकदम सामने सामने है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। 41 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखते हैं। कथन दिया है और एक बी कथन और ए कथन। लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। गर्मी के कारण। बी देखिए, हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो ये अगर जिसने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, देखो 6 to 8 की एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, बट अगर आपके पास लगे कि हाँ आप पढ़ सकते हो तो पढ़िएगा। नहीं समय है ज़्यादा सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं फिर तो आपके पास यही ऑप्शन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये उसमें लिखा हुआ है, अब जिसे पता होगा वो आराम से कर लेगा। क्यों, क्योंकि इसमें ये जो कारण लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर कथन है और ये चीज़, तो इसमें ये चीज़ है कि ऑप्शन में देखिए आप, कभी कभी हमको ऑप्शन भी पहले पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें देखो लिखा है कि सही है गलत है, ये गलत है किंतु सही है, बट यहाँ पर देखो लिखा है कि ए और बी दोनों सही है, और ए जो है ये ए वो बी का कारण है। अब सोचो इसमें कारण वाले भी चीज़ें पूछी हुई है, बट यहाँ पर आपको कथन कथन ही लिखा है, ऐसे भी आपको वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा कई बार। ए और बी जो है वो दोनों सही है, किंतु ए जो है, ए का कारण मतलब इसका कारण जो है वो बी नहीं है। अब आपको क्या सोचना है, एक तो सही वाला भी सोचना है प्लस कारण के भी बारे में सोचना है। तो ये जो है अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया,
बट आपको याद रखना है सबसे पहले कि 12,000 साल पहले जो है भारत के कई क्षेत्रों में गर्मी जैसे ही बढ़ी तो वहाँ पर घास के मैदान बनने लगे। यस, एकदम राइट है। बी देखो, हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, ये भी सही है। अब दोनों सही है तो सबसे पहले दोनों सही वाला ऑप्शन निकालते हैं। देखिए ए सही है किंतु बी गलत है, ये फिर दोनों सही है, ये भी गलत हो जाएगा। ए एवं बी दोनों सही है। अब इन्हीं दोनों में से आपको सही वाला बताना है। देखो दोनों सही तो है बट क्या ए का जो कारण है वो बी है? ये जो गर्मी बढ़ने के कारण जो है इन जानवरों की संख्या भी बढ़ी है, ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है। सही तो है बट इनका कारण जो इसने दिया हुआ है कि गर्मी बढ़ी फिर हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, ये गलत चीज़ लिखा हुआ है। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि दोनों सही है किंतु ए का जो कारण है वो बी नहीं है। तो ऐसे ही अपने दिमाग में रखना। कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया, ये चीज़ अगर आपको पता है कि ये दोनों चीज़ें सही हैं बट इसका रीज़न ये नहीं है तो आप आराम से कर लोगे। तो 42 का क्या होगा? 4। अब देखते हैं 43। पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पूरा स्थल का मतलब क्या होता है? साइट्स, जो साइट्स वगैरह होते हैं उसके बारे में आपको बताना है सही कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। ए देखिए, वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, जहाँ पर जो है रिमेन्स होते हैं, जो प्लेसेस होते हैं वेयर रिमेन्स ऑफ पास्ट वर फाउंड, वो होता है। या फिर बी देखिए, ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। अब आप खुद से सोचना कि क्या जो भी पूरा स्थल होंगे वो केवल जमीन के ऊपर ही पाया जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाया तो 43 का जो है आंसर आप खुद मुझे बता दोगे कि केवल अगर लगा दिया है तो बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ बी हो उसे काट दो पहले ही, भले से आपको ना पता हो लेकिन इतना दिमाग लगाना है। कट गया। अब क्या बचा इसमें? सोचिए, क्योंकि बी यहाँ पर भी गलत है, यहाँ भी गलत है, केवल 4 और 1 ही बचा है। तो सी देखते हैं एक बार कि ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं। ये केवल वाले तो पहले ही गलत हो जाते हैं। बी भी गलत हो गया, सी भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और डी देखना होगा कि ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते, ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि जो पूरा स्थल है वो कहीं पर भी मिल सकते हैं। आपने सुना होगा कि कहीं पर भी कभी खुदाई होती है तो कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल जो है जमीन के ऊपर मिलेगा, केवल जमीन के अंदर या फिर समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाया जाएगा। ये जो है जो भी स्थान होते हैं वहां पर वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 जो है वो राइट है। देखा, आप अपने दिमाग से भी इसको बहुत आराम से आप आंसर जो है वो निकाल सकते हो। अब ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा से क्वेश्चंस आना एकदम कंफर्म है, इसलिए हड़प्पा का अगर आपको नहीं पता हो तो थोड़ा बहुत बुक्स वगैरह से देख लीजिएगा। बट यहाँ पर मैं बता देती हूँ, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बनाते थे? पत्थर की मुहरें, पीले रंग से डिज़ाइन किए गए पात्र, सी लोहे से बनी तकलियाँ, या फिर डी सोने से बने बर्तन। अब मैं आपको एक चीज़ इसमें बता रही हूँ, वो चीज़ आपको याद रखना है। देखिए, जो हड़प्पा है उसमें लोहे से जो है वो परिचित थे ही नहीं। वो क्या था? हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता पूछता भी है कि कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता, मतलब ब्रॉन्ज। उनको केवल ब्रॉन्ज का ही जो है आइडिया था, तो लोहे का तो उनको, वो लोहे से तो परिचित भी नहीं थे। तो ऐसे भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, लोहे का तुरंत काट दो। ठीक है, अब क्या बचा इसमें? सी वाला जो है हम हटा देते हैं जहाँ जहाँ ऑप्शन में है। ये भी गलत सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है। अब आपने देखा कितने आराम से आंसर हमारा मिल गया। केवल अगर आपको एक गलत वाला भी पता होगा ना फिर भी आप कर लोगे। ऐसे ही करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें राइट है। मुझे नहीं पता है कि इसमें क्या होगा बट मुझे ये पता है कि लोहे से बनी तकलियाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका केवल ए तथा डी ही इसमें राइट है। ये आप नोट कर लेना। पत्थर की मुहरें जो है वो जानते थे और सोने से बने बर्तन, बट पीले रंग से डिज़ाइन किए गए पात्र एंड लोहे से बनी तकलियाँ, ये 2 चीज़ वो नहीं जानते थे। तो जिसे ये दोनों चीज़ें भी पता होगा एकदम कंफर्म कि ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वो आराम से कर लेंगे। तो इसका क्या होगा? तो 44 का जो है ऑप्शन नंबर 2, 44 का ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि पत्थर की मुहरें एंड सोने से बने बर्तन, और ये दोनों चीज़ों का वो लोग नहीं बनाते थे। और हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता, जो कि कॉपर प्लस टीन से मिलकर बनता है। कॉपर प्लस टीन, तो ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ब्रॉन्ज को क्या बोलते हैं? कांसा। ठीक है, तो ये याद होगा आपको। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए 45,
और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अपने कॉपी में जो है पॉइंट बनाकर, सच बता रही हूँ, नोट जरूर करना, क्योंकि हड़प्पा से क्वेश्चन जो है एकदम कंफर्म है, चाहे कोई और क्वेश्चन दिखे ना दिखे, हड़प्पा आपके टॉपिक में ही है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि ये दोनों चीज़ें होती हैं या नहीं। बहुत से लोग अभी स्टार्टिंग में होंगे तो उन्हें शायद ना पता हो। ठीक है, इसमें आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 44 का A एंड D इज राइट। चलिए 45, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। ठीक है, महापाषाण मतलब मेगालिथिक। ठीक है, बरियल का मतलब क्या होता है, जो दफन हम लोग बोलते भी थे कि बरियल मतलब 2 कंकालों के अवशेष थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये कई बार पूछा हुआ है कि महापाषाण कब्र में 2 कंकाल जो हैं उनके अवशेष थे। अब इसमें से पता लगाओ कि महिला के कंकाल जो है वो कैसे पता लगा सकते थे, कुछ तो उनका था, वो कैसे लगा सकते थे ये आपको बताना है। पहला, हड्डियों की संरचना से, बी, कंकालों के साथ मिले आभूषण से, सी, कंकालों के आकार से, या फिर डी, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन से। इसको नोट कर लेना कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसमें केवल राइट है, कि उनकी हड्डियों की संरचना से, आभूषण से भी नहीं, ना ही उनके आकार से, और ना ही उनके साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। इसका क्या होगा, ओनली ए इज राइट। हड्डियों की संरचना, द बोन स्ट्रक्चर्स, इसी से वो पता लगा सकते थे कि महिला के कंकाल का अनुमान वो इससे लगा सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, इसका पहला जो है वो सही है। और कोई भी दिक्कत हो आप करिएगा, कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, हर दिन पढ़ाई करो, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अभी मैंने ये क्लास ली है तो आप क्या करो, रात में एक बार जो पुरानी क्लासेज है वो भी मेरे देखते रहो। सारे सब्जेक्ट्स की मैं एक्सप्लेनेशन कराती ही हूँ, एनसीएफ मैंने कराया है, कल पोर्टफोलियो भी कराऊंगी, क्योंकि पोर्टफोलियो से जो है वो क्वेश्चन बहुत पूछता है, पोर्टफोलियो क्वेश्चंस, तो ये भी मैं आपको कराऊंगी, और एनईपी भी है। तो बस ऐसे अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपका सीटेट अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।